प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सबका अभिनंदन है। आज इस पटल पर उत्तरकाशी से जुड़े आदरणीय खिलानंद बिजुलवान जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं और हल्द्वानी से जुड़े हैं आदरणीय अमस बिष्ट साहब, बहुत बहुत अभिनंदन, आपको प्रणाम, स्वागत है। अल्मोड़ा से जुड़े हैं डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी और आदरणीय दिनेश पांडे जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी जुड़े हैं हल्द्वानी से और दिल्ली से जुड़े हैं कार्यक्रम में आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी। और हल्द्वानी से इस पटल पर आज डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और इस आज पर्यावरण दिवस के इस पावन अवसर पर मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप कुछ इसमें प्रकाश डालेंगे आज के पर्यावरण दिवस के क्रम में, आपके अनुभव हम सब तक पहुंचेंगे। तो मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर BS कालाकोटी जी को। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत प्रणाम सबको, जय। धन्यवाद मोहन जोशी जी। पटल पर सबको प्रणाम। दिखाई तो नहीं दे रहा, ये मेरा प्रेजेंटेशन है तो इसलिए मैं कलानंद जी, डॉक्टर निर्मल पंत जी, कला अपने प्रकाश चंद्र तिवारी जी और दिनेश पांडे जी, मदन बिष्ट जी, जो भी जितने भी लोग जुड़े हैं सबको नमन करता हूँ। और इस साल मैं कालाकोटी जी, आज ये कार्यक्रम है 1725वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 315वीं शाम है और कल भी यह क्रम जारी रहेगा। और कल हम फिर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहनी जी को, जो एमटेक स्वर्ण पदक धारी हैं, सेना के इंजीनियर कोर्स में 1971 में कमीशन इनको मिला था, तो उनको हम सुनेंगे। पर्यावरण हमारे देश की गंगा नदी और अन्य नदियों पर भी वो प्रकाश डालेंगे। आज के क्रम में मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कालाकोटी जी को। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका, प्रणाम। धन्यवाद मोहन जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल पर सबको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है 2026 का। पहला चर्चा जो विश्व पर्यावरण में हुई 1972 में हुई थी और स्टॉकहोम में, उसके एक साल बाद ठीक जिनेवा में इसको मनाया गया और उसके बाद ये हर साल मनाया जाता है तब से। और किन किन देशों में ये मनाया गया है इसकी भी लिस्ट हमारे पास है ये। और 1973 में ये जिनेवा में हुआ, ओनली वन अर्थ, केवल एक दुनिया, जिसको हम आज वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। 74 में फिर ये यूनाइटेड स्टेट में और 75 में चंडीगढ़ में हमारे देश में मनाया गया। और उसके बाद दिल्ली में भी 1977 में इंडिया में मनाया गया। उसके बाद 2011 में इंडिया में मनाया गया। इंडिया में कुल 3 बार मनाया गया है। और इस साल जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की वो है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट के लिए क्या आप एक्शन ले रहे हैं? उनका कहना है कि प्लेनेट जो है, धरती न तो आर्ग्यू करती है न कुछ निगोशिएट करती है, केवल सिग्नल भेजती है। तो आज जो सिग्नल भेज रही है हमारे यहाँ, गर्मी के, तूफान के, हमारे समुद्र बढ़ रहे हैं, ऊंचाई को आ रहे हैं और ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, वाइल्ड फायर हो रहा है जंगलों में और हीट वेव चल रही है, लू चल रही है, वेजिटेशन पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या एक्शन कर रहे हैं, ये थीम है इस साल। तो ये दुनिया ये कह रही कि हमारी लिमिट जो है 1.5 डिग्री जो बढ़े, तो यही लिमिट है, उससे ऊपर बढ़े तो यहाँ त्राही त्राही मच जाएगी धरती पर। तो इस साल का होस्ट कंट्री जो है रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान के राजधानी बाकू में है और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 है। इसकी घोषणा 27 जून 2024 को ही हो गई थी कि अजरबैजान में होगा। अब ये एक्शन क्या लेना है, ये तो बहुत कठिन काम है और एक दिन में एक्शन नहीं होता है, एक्शन तो धीरे धीरे होता है। इसमें एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है क्लाइमेट चेंज में, IPCC रिपोर्ट जो है 2021 में ऑलरेडी भविष्यवाणी कर चुका है कि जो अर्थ का, जो धरती का टेम्परेचर है, करीब करीब 2 डिग्री बढ़ने वाला है।
तो ये चेंज हो रहा है प्लेनेट में, तो सी का स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और अंटार्कटिका आर्टिक में जो बिल्कुल स्नो के ग्लेशियर है वो पिघल गए। तो ये सारे मनुष्य के द्वारा है। और जो हमारे समुद्र में जीव जंतु थे वो जो स्वच्छंद विचरण करते थे, कोरल रीफ हमारे जो समंदर के नीचे चूने के कोरल होते थे वो भी तकलीफ में है। और समुद्र के नीचे जो है अब ये धरती का ताप बढ़ने लगा है, तो इससे टेम्परेचर बढ़ा तो जो धरती का कार्बन डाइऑक्साइड है इंडस्ट्री से, मनुष्य द्वारा पॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड समंदर में पानी CO2 जो है पानी से मिल रहा है, H2O से मिल रहा है। तो H2O से मिलने के बाद ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहा है। कार्बोनेट जो हम पेप्सी कोको कोला पीते हैं वो कार्बोनेटेड ड्रिंक ही होता है, ये हो जाता है एसिडिक। तो ये कार्बोनेट बनाने से जो घोंगे हैं, सीपी हैं, उनमें चूना होता है, वो चूना का स्तर जो है एसिड की वजह से वो घुलने लगता है, वो जंतु मर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये एसिडिक वातावरण बन रहा है, जो नमकीन पानी होता है वो एसिडिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो समुद्र के लेयर के नीचे केमिकल चेंज हो रहे हैं और समुद्र का एसिडिफिकेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा हो रही है। ये प्रोसेस से ऑलरेडी 30% हमारे जो है समंदर बर्बाद हो चुके हैं, ऐसा कहना है 2021 की रिपोर्ट में। तो इससे जो है समंदर की लाइफ जो है, जो छोटे छोटे जीव जंतु है, माइक्रो प्लैंकटन पौधे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। तो हमारे जो कछुए हैं आज समंदर में, समंदर का टेम्परेचर एक तो एसिड की तरफ जा रहा है, तो ये जो अंडे देते हैं बालू में, बालू का टेम्परेचर 31 डिग्री के ऊपर जा रहा है। तो जब कछुए अंडे देते हैं, उनको सेकते हैं, निषेचन करते हैं, तो केवल नर कछुए पैदा हो रहे हैं 31 के ऊपर, और 27 से नीचे जा रहे हैं, केवल मादी कछुए पैदा हो रहे हैं। तो ये टेम्परेचर उनको अपने ब्रीडिंग के लिए जो एग्जैक्ट 29-30 का टेम्परेचर बालू में चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। कछुआ आज खतरे में है। तो ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी अगर ऐसा ही रहा। इनको ये वातावरण बराबर इनको अंडे देने का के लिए बराबर 29-30 डिग्री का टेम्परेचर नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसके अलावा कच्छों का शिकार बहुत बेतरतीब बढ़ गया है। हमारे समंदर के किनारे के लोगों से जाल डाल के कछुओं को पकड़ रहे हैं और इसका मीट खा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी दुर्गति हो रही है कछुए की। इसके अलावा हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं जो पूरे समंदर में आ रहे हैं, जैसे ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिका में सारे ग्लेशियर जो हैं गिर के समंदर में आ गए। समंदर का स्तर बढ़ रहा है। और उसके अलावा समंदर के अंदर आजकल माइनिंग हो रही है। ये माइनिंग भी एक कारण है जिससे हमारे समंदर में पॉल्यूशन हो रहा है। तो मछलियां हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, वहां के जो समुद्री पौधे, वो जीव जंतु बड़े खतरे में है। ये हो गई समंदर की लाइफ। अब है हमारा हिमालयन एरिया। अब हिमालयस की बात करते हैं। जैसे हिंदू कुश हिमालय है, हिंदू कुश हिमालय से 10 नदियां निकलती हैं और 10 में से जो है 3 नदियां जो है हमारे इंडिया में बहुत प्रमुख हैं, जिसमें से एक है आपका गंगा रिवर, इंडस वैली, इंडस में फिर 5 पंचनद आती हैं, उसके बाद हमारा ब्रह्मपुत्र। ये बहुत ही हमारी लाइफलाइन है। ये जो है सारे नदियां जो है कैलाश, माउंट कैलाश के ग्लेशियर जो है चमडोंग ग्लेशियर करके चेमयोंगडोंग ग्लेशियर से निकलती हैं। वहां से होके ये ईस्टर्न चाइना में जाके ये हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ईस्टर्न चाइना से एकदम यू टर्न लेके अरुणाचल में गिरती है। दिबांग है, सुबनसिरी है, लोहित नदियां और धनासिरी नदियां, कपिली नदियां, मानस नदियां, तीस्ता नदियां, ये सारे मिलके गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी इतनी बड़ी है कि इससे कम से कम 250 मिलियन लोगों का आजीविका इससे जुड़ा हुआ है। वो भले सिंचाई के लिए हो, पीने का पानी हो, और नाव चलते हो, शिप चलते हो, इसमें ये बहुत बड़ा। और ये बॉर्डर का नदी है हमारी इंडिया और चाइना की। और ये ब्रह्मपुत्र को असम में लोहित नदी भी बोलते हैं, और तिब्बत में इसको यारलंग सांगपो कहते हैं, और दिहांग रिवर अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं।
ये दुनिया की 9वीं लार्जेस्ट रिवर है और ब्रह्मपुत्र की जो गहराई है 440 फीट है एक जगह, बाकी जो है 100 फीट के करीब है। ये 440 फीट जो है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आसाम में है केसरिया प्लेस पर। कभी कोई वहां जाए तो इसको देखना चाहिए। और ब्रह्मपुत्र जैसे जैसे ये नीचे जाती है फिर बांग्लादेश में ये पद्मा नदी हो जाती है, पद्मा से आगे बांग्लादेश से थोड़ा आगे जाके ये मेघना हो जाती, अल्टीमेटली ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये नदी अगर चाइना ऊपर डैम बनाने की सोच रहा है अरुणाचल से ऊपर जहां पर ये नदी नीचे गिरती है, अगर वो डैम बन गया तो बड़ी त्राही त्राही हमारे ईस्टर्न रीजन में मच जाएगी। वो भी एक खतरनाक इरादा हमारे मनुष्यों के द्वारा है। उसके बाद है इंडस रिवर, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है सब यहीं से हुआ है। तो इसमें झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है और ब्यास नदियां आती हैं जो पूरे पंजाब एरिया को कवर करती हैं, वहां से फिर पाकिस्तान में चली जाती हैं। और इसके ऊपर 11 डैम बन गए हैं आज की तारीख में। ये भी एक कारण है हमारा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होता है। इसके बाद हमारे हिमालय में आदि कैलाश जो एरिया है, मैंने बहुत सुंदर फोटो बनाई है लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है ये। और आदि कैलाश में आधी बर्फ पिघल गई है जो हमेशा हिम से आच्छादित रहती है, अब बर्फ उसमें 50% रह गया है। और जब से मोदी जी इस एरिया में गए, हजारों लाखों टूरिस्ट वहां पर जा रहे हैं आजकल। और वहां पर ओम पर्वत को भी कम से कम लाखों में लोग जा रहे हैं, उसका भी बर्फ पिघलने लग गया है। वहां पर प्लास्टिक की गंदगी, खाने पीने की गंदगी, मनुष्य द्वारा गर्मी बढ़ना, ये बहुत वहां जीवन बहुत ही मुश्किल हो गया है। और वहां से जो नदियां निकलती हैं आदि कैलाश से, काली नदी निकलती है और कुट्टी वैली से कुट्टी गुंजी रिवर निकलती है, ये मिल के गुंजी में मिलते हैं। यहाँ से ये तवा घाट में आते हैं, तवा घाट में ये आपका धौली गंगा मिलती है, ये मिल के जब धारचूला में पहुंचती है तो ये काली नदी हो जाती है। ये काली नदी जब आगे बढ़ती है तो जौलजीबी में आपके मिलम ग्लेशियर से जो नदी आती है गोरी नदी और काली नदी मिलके ये आपके जौलजीबी में मिलके आगे को टनकपुर की तरह ये शारदा नदी हो जाती है। और इसके बाद आते हैं हम गढ़वाल के पहाड़ों में। गढ़वाल में हमारा यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है। यहाँ से भी जो नदियां निकल रही हैं, बर्फ पिघल रहा है, वो भी बड़ा दर्दनाक हो रहा है। ये हमारा खटलिंग ग्लेशियर यमुनोत्री के पास है, जो यहाँ का सारा बर्फ पिघलने लग गया है। और गंगोत्री ग्लेशियर जो है, यहाँ से गंगा जो निकलती है, ये करीब करीब 30 किलोमीटर लंबी नदी है और ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करती है। ये भी अब ग्लेशियर पिघलने के कगार में है। और नीचे आके टेहरी डैम जो बांध दिया है, इसमें भागीरथी और भिलंगाना नदी जो है एक डैम ने बांध के रख दिए हैं। अब इसमें डैम में भी कम पानी है और नीचे भी नहीं आने दे रहा है पानी। इसमें ये डैम बनाने का क्या उपयोग है अपने को तो कम समझा है, वहाँ खेती बाड़ी नहीं है इतनी, लेकिन इसमें आजकल बोट चल रही है, कमर्शियल टूरिस्ट प्लेस जरूर बन गया है। तो यहाँ भी जो रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग में पानी आता था तो वो कम हो गया है। उसके बाद हम जाते हैं मलारी के ऊपर, बाराहोती, जहाँ पर चाइना हेलीकॉप्टर लाता है डेली। ये करीब करीब 8 किलोमीटर का प्लेट्यू है, चौड़ा मैदान है। और यहाँ पर जो है पहले जहाँ पर हमारी आज आर्मी आईटीबीपी की पोस्ट है, वहां से 3 किलोमीटर आगे पार्वती कुंड है। भूतकाल में यहाँ से इंडिया से भूटिया लोग और तिब्बत से लामा लोग आके वो पानी के नजदीक वहां पर हाट लगती थी, बाजार लगती थी, तिब्बत से ऊन आता था, कई लाखीटा ऐसी चीजें आती थी और हिंदुस्तान से आलू और अपना नमक जाता था, इसका व्यापार वहां चलता था। तो आज चाइना उसको अपना क्लेम कर रहा है। ये 8 किलोमीटर में न चाइना आ सकता है, न इंडिया जा सकता है, न हथियार ले जा सकता है, ये एग्रीमेंट था। लेकिन चाइना वहां दिन में आके अपने घोड़ों के साथ 40-50 आर्मी के फौज आती है, घोड़ों के साथ आते हैं और वहां पर गंदगी करके चले जाते हैं। और इंडिया के लोग रात को 10 बजे जाके सुबह 4 बजे आते हैं, ये भी कूड़ा करकट फेंक आते हैं, ये हमारी प्रेजेंस, मतलब वहां पर कूड़ा फेंकना ही हमारी हाजिरी है, ये एरिया हमारा है कहने का सिंबल है। और क्योंकि हथियारों की लड़ाई वहां पर नहीं होनी है, इसलिए ये
कोल्ड वार जो शीत युद्ध चल रहा है, ये सरहद की लड़ाई है। यहाँ पर ये हमारे आर्मी का रिमखिम प्लेटू है। ये बड़ा चौड़ा मैदान है, 3 किलोमीटर। यहाँ पर आर्मी हमारी आईटीबीपी है और ग्रिफ के लोग हैं। तो ये यहाँ के पहरेदार भी हैं, भूमि के भी संरक्षक हैं, ये हवा पानी के भी संरक्षक हैं और सरहद के भी संरक्षक हैं। तो ये आज हमारे पर्यावरण दिवस के ऊपर जो ये 14,000 की फीट में हमारे लोग रहते हैं, इन्होंने प्राण हथेली में रख के अपने सरहद की जो दे रहे हैं। मैं जब ये स्लाइड बना रहा था, कुछ इस जगह के बारे में ढूंढा तो कुछ एक गुप्ता जी ने 2014 में लिखा है इसके बारे में, लेकिन वो भी जमीनी हकीकत में नहीं गए हैं। हमने तो अपने जोतू से ये जगह नापी हैं, अपने अनुभव से है। तो यहाँ पर उन्हें केवल कागज में लिख दिया है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, विवादित एरिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारी सरहद है ये। पार्वती कुंड तक हमारे लोग जाते थे, वहाँ व्यापार होता था। उसके आगे फिर तिब्बत था, लेकिन आज तिब्बत तो हड़प लिया है चाइना से और ये एरिया भी हमारा है, ये कहने का उनको कह रहे हैं। और यहाँ पर आर्मी का बेस है हमारा, बड़ी मुश्किल में ये लोग रहते हैं। 14,000 फीट है और यहाँ से जो बर्फ पिघल के नदियां निकल रही हैं नीचे आके, सुमिना एक जगह है, सुमिना में मिलती है। सुमिना में दूसरी नदी दाईं तरफ से लपतल से एक नदी आती है, एक ऊपर होती रिवर बन के आती है। ये दोनों यहाँ पर मिलके फिर अलकनंदा में मिलते हैं, मलारी में आके। और यहाँ अब ये पहाड़ जो है बिल्कुल नंगे हो गए, इनमें कोई बर्फ नहीं है, चट्टानी चट्टान है। तो बड़ी विकट परिस्थिति है और पानी की किल्लत हो सकती है भविष्य में। और उसके बाद हमारा नीचे को आएंगे तो कोसी रिवर, ये सब भी स्थिति खराबी है। उसके बाद आते हैं हम, हमारे पौधे जो है, ये टेसू जिसको बोलते हैं, पलाश भी बोलते हैं, टेसू भी बोलते हैं और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। ये कम से कम 60 दिन पहले खिलने लग गया है। ये मार्च से अप्रैल में खिलता था, अब दिसंबर जनवरी से ही खिलने लग गया है। ये एक क्लाइमेट चेंज का बड़ा परिवर्तन है। हमारे यहाँ सेमल के पेड़ जो है वो दिसंबर में खिलने लग गए, जो मार्च में खिलते थे। और ब्रह्म कमल जो है कम से कम 40 दिन पहले जो है फ्लावरिंग होने लगी है, जो भगवान विष्णु को बद्रीनाथ में चढ़ता है, और ये भी जल्दी खिलने लग गया है। इसके अलावा बुरांस तो आप देख ही रहे हैं हमारे यहाँ। बुरांस भी कम से कम जो मार्च अप्रैल में खिलता था, अब जनवरी से खिलने लग गया है। और इसके अलावा हमारे यहाँ चौपटा, चमोली चौपटा में भी बहुत जल्दी ये खिलने लग गया है। हमारे यहाँ अतीश अकोनेट जिनको बोलते हैं, वो काफी रेयर, मुश्किल में पड़ गए हैं। उनको जो उनका नेचुरल जगह थी उगने की, वो हैबिटेट खत्म हो गई है। कहीं मकान बन गए, कहीं बुग्यालों को खत्म कर दिया गया है। टूरिस्ट इतने चले गए कि वहां बहुत गंदगी कर देता है, तो ये वहां उग नहीं पा रहा है। इसके अलावा महल जो हमारे यहाँ होता है, वो 45 दिन पहले फ्लावरिंग करने लग गया है। देखिए, पहले महल में नाशपाती की कलम हम लोग करते थे बचपन में। ये नाशपाती, ये महल जो है, इसमें टैनिन बहुत मात्रा में होते हैं और ये भालू का बड़ा प्रिय भोजन होता है। इसका फल जब पकते हैं, काला और बड़ा मीठा होता है और इससे काला नेचुरल कलर भी बनाया जाता है। और इसके अलावा काफल हमारे यहाँ जो है, कम से कम ये 60 डेज पहले फ्रूटिंग में आ जा रहे हैं। ये भी समय से पहले पक रहे हैं। ये भी एक बड़ी विडंबना हो गई है। इसके अलावा हमारे पाया होती है, पद्म जिसको कहते हैं, जो हमारे धार्मिक कार्यों में बहुत पवित्र पौधा माना जाता है। हमारे व्रतपन हो, कथा पूजा हो, भागवत हो, कलशों में यह लगाया जाता है। ये भी 1 महीना पहले जो है फ्लावरिंग में आने लग गया है। ये भी बड़ी मुश्किल में है ये पौधा भी। और नीचे नीचे को भाबर के एरिया में आए तो हमारे जंगलों में, जो नीचे जंगल में ग्राउंड में जो है, सारे लंटना घुस गया है। जमीन में आप घुस नहीं सकते हैं। फॉरेस्ट वालों को बड़ी तकलीफ है। तो लेकिन ये बंदरों को, सुअर को छुपने के लिए अच्छी जगह बन गई है। पूरे जंगल जो है लेंटेना ने घेर लिया है। जो बाकी बची जगह, वहां काला वासा करके एक पौधा आ गया है, वो भी इतना चिड़ के जंगलों में फैल गया है। और इसके अलावा हमारे यहाँ चिरायता बहुत होता था, चिरायता खत्म हो गया, जो अच्छी जड़ी बूटी थी।
और इसके अलावा हल्द्वानी जैसे शहर में जिसके ये हल्दू के पेड़, यहाँ हल्दू का जंगल था, ये हल्दू खत्म हो गया हल्द्वानी शहर में, शहर बंद, मकान बनने से। अब इसको संरक्षण करने की जरूरत हो गई। ये हल्दू जो है, पहले मोटा हल्दू में हल्द्वानी नहीं थी, मोटा हल्दू में ही मंडी होती थी। रामपुर से, बरेली से ऐसे लोग आते थे, वहां पर मंडी लगती थी। और जब उन्होंने देखा बड़े जंगल, ये हल्दू के जंगल थे, इसकी छाल थोड़ी पीली होती है, किल्मोड़ा से कम है पर थोड़ी हल्की पीली होती है, तो इसलिए इसको हल्द्वानी नाम रखा गया। हल्दू का वन हल्द्वानी पड़ गया। आज ये हल्द्वानी में खत्म होने के कगार पर है। इक्के दुक्के कहीं गार्डन में या पेरी पेरे ऊपर, रानी बाग के ऊपर, ऐसे जंगलों में नीचे शहर में खत्म हो गए हैं। इसके अलावा हमारे ऊंचे पहाड़ों में, अपर हिमालयाज में, दारमा वैली में बहुत से गांव जो है भूतेसी गांव हो गए। वहां से सब ने छोड़ दिया है। कोई हल्द्वानी आ गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई लखनऊ चला गया, सबने अपने मकान नीचे बना लिए। ये भूतेसी गांव हैं। तो वहां से अब जो हमारे इंटेलिजेंस है, आईबी वाले, उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि भेड़ बकरियां पालनी छोड़ दी, लोकल लोग कोई है नहीं। तो जो इंटेलिजेंस होती थी भेड़ बकरियों के द्वारा, लोकल बकरवाल के द्वारा, जो जंगलों में जाते लकड़ी काटने, उनके थ्रू ही मैसेज आते थे, संदेश कहाँ कौन है। अब वो कोई संदेश नहीं पाते। तो चाइना वहां से घात लगा के बैठा है कि कब मैं अटैक करूं। और चाइना ने अपने बॉर्डर पर जो है वहां कॉलोनी बसा दी है, फ्री में वहां पर स्कूल उन्होंने खोल दिए हैं, और वहां के सिटीजन को वो राशन फ्री में, स्कूलिंग फ्री में दे। तुम बसो यहाँ पर बॉर्डर में, जैसे मौका मिले हिंदुस्तान की तरफ कूच करो। तो ये उनकी नीति है। तो हम लोगों ने वहां छोड़ दिया तो बड़ा मुश्किल है। उसके अलावा हम दारमा वैली में एक सेकंड लास्ट गांव है शेपू। उसके पहले एक गो गांव है, गो गांव भी खत्म हो गया, वहां कोई नहीं रहता है। वहां के लोग हल्द्वानी में आ गए हैं। मैंने कई लोगों से बोला कि आप जाके वहां आलू उगाइए, जड़ी बूटी उगाइए, कोई जाने को तैयार नहीं है। वन पंचायत को भी हमने बोला कि वहां मीटिंग रखिए, तो वहां कैसे आबाद हो, वहां पर चिरायता बोया जा सकता है, रोजमेरी लगाई जा सकती है, आलू बहुत होता है, आलू के लघु उद्योग वहां पर लगाए जाए, जिससे कि आलू जो है, हमारे पहाड़ के आलू बड़े, नैनीताल के आलू मानते हैं, मुंशियारी से भी आया, कहीं से भी आया, नैनीताल का आलू कहते हैं। वो गाजियाबाद में चिप्स बनता है, फिर हम लोग खाते हैं उनको, लेह चिप्स कुरकुरे करके। वहीं पर छोटा मोटा एक उद्योग, लघु उद्योग लग जाए, उत्तराखंड में भी हो, अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो बहुत अच्छा हो जाता। इसमें थोड़ा लोकल लोगों को भी, शासन प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा हम जब रामगढ़ से मुक्तेश्वर की तरफ जाते हैं, जितने सीढ़ी नुमा हमारे खेत थे, सारे बंजर पड़े हैं। जब हम खेती नहीं करते हैं तो पॉल्यूशन बढ़ता है। जब हम खेती करते हैं तो पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन जो है जमीन के अंदर डालते हैं। वो जमीन के अंदर जो कार्बन गया, वो भविष्य में फॉसिल फ्यूल के नाम से कहीं से गैस के रूप में, कहीं कोल के रूप में निकलता है, जो भी जलाने के काम आता है। लेकिन ये न होने से वातावरण में गर्मी फैल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन नीचे नहीं जा रही है, तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज का कारण है। उसके बाद बिल्कुल बेतरतीब माइनिंग करना, जेसीबी से, पोर्टलैंड से, चट्टान के चट्टान, खड़ियों के धार, सीमेंट, मैग्नेसाइट, और गौला नदी, रामनगर में कोसी नदी, सारे खोद डाले हैं। तो बेतरतीब हम ये कहते हैं कि धरती के अंदर जो, धरती के गर्भ में है जो, उसे निकालिए, लेकिन इस साइंटिफिक ढंग से आप गड्ढा माल निकालते हैं तो उसको भर दीजिए, वहां पर पेड़ पौधे लगाइए, मिट्टी दूसरी जगह से लाके डालिए। लेकिन वैसे खुला छोड़ देते हैं। पहाड़ों में जहाँ हिल है, ऊपर 100-100 फीट तक के गड्ढे खोद दिए। जब उनमें पानी भरता है, वर्षा, वो पूरा खिसक के नीचे गांव के गांव दबने की बड़ी संभावना बनी हुई है। इसी कारण से बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में लोग पलायन हो रहे हैं। वो भी जिंदगी पहले है, यह भी एक कारण है पलायन होने का। तो ये हमारा जो पर्यावरण बिगड़ रहा है, इससे भी पलायन का कारण है। और जब भारी बरसात आती है, नदियों के किनारे हमने मकान बनाए हुए हैं, तो आपदा आती है तो मकान पहले गिरते हैं। हम लोगों को जो है शौक हो गया नदी के किनारे, सारे आप देखेंगे यहाँ गर्म पानी में देखेंगे तैरना, सब नदी के किनारे बनाए हुए हैं। बागेश्वर में देखिए,
यहाँ देखता हूँ भिकियाशरण में, चौकोटिया की तरफ, कर्णप्रयाग देखिए, नदी के किनारे इतने मकान बन गए, कभी भी बाढ़ आ सकती है। ऊपर से हिमनद आ गया, बर्फ पिघल गई अचानक, बर्फ की शिला जो है टूट गई, निस्सारा जा सकता है। इससे भी हमको पर्यावरण का खतरा है। और इसके अलावा आपने देखा होगा धराली में पिछले साल भयंकर देखिए तूफान, बाढ़ आई थी, पूरे गांव के गांव दब गए, अभी भी वो लोग मिले नहीं, दलदल में अंदर फंस गए। तो बड़ा मुश्किल है पर्यावरण का जो खेल है। और इतनी गाड़ियां जैसे हमारा केदारनाथ घाटी में हुआ था 2013 में, सारी इतनी गाड़ियां, हजारों गाड़ियां एक साथ जा रही कच्चे रोड में, इतना जाने की जरूरत नहीं है। इस पर भी ये टूरिज्म में भी बैन लगना चाहिए। और हाँ, ये स्क्रीन का कुछ वो होना, ये बालक आ गया ना, अगर कुछ वो करना है तो तुरंत में देख लीजिए। हाँ बोलिए तो जरा दिखाइए, तो अभी टाइम है ही। हाँ हाँ, नमस्ते अंकल। हाँ ये है ना हमारा प्रेजेंटेशन है, ये गूगल मीट में कैसे लोड करेंगे, जैसे आपने पहले किया था प्रेजेंटर होल स्क्रीन करके वैसे कीजिए। एक एरो है यहाँ पर प्रेजेंटेशन लोड करने का एरो। एक आपकी आवाज नहीं, एक बार फिर से बोलिएगा। ये एरो है यहाँ पर, एक एरो। हाँ हाँ, वो उसके बाद आप प्रेजेंट एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करना। हाँ रुकिए, मैं कर रहा हूँ, अब एंटायर स्क्रीन आ गया। हाँ हाँ, तो इसमें ओके ओके कर दीजिए। ओके नहीं है इसमें, शेयर नहीं दिख रहा, कैंसिल दिख रहा है। ओके हाँ शेयर है, शेयर में आ ही नहीं रहा, हाईलाइट नहीं हो रहा है शेयर। एक बार वहां पे जहाँ स्क्रीन दिख रही है ना, वहां पे स्क्रीन पे आप एंटायर स्क्रीन आई है, एंटायर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन के नीचे स्क्रीन दिख रही होगी ना, वो स्क्रीन शेयर आ गया, उसके राइट में शेयर आ गया। हाँ, ये एंटायर स्क्रीन पे आपको जो नीचे स्क्रीन दिख रही है वहां पे दोबारा एंटायर स्क्रीन लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसमें आप क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट जैसी हो जाएगी, फिर नीचे शेयर का बटन एक्टिव हो जाएगा। अब ये शेयर का शेयर तो हो गया, लेकिन वो जो फाइल लोड करनी है वो नहीं आ रहा है। वो आएगा, पहले स्क्रीन तो शेयर कीजिए। शेयर हो स्क्रीन नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रही है, आपने शायद शेयर बटन पर क्लिक नहीं किया होगा। कर दे शेयर बटन। मैंने उसी में किया था। एक मिनट था। meet.google.com ऐसे दिखा रहा है ऊपर आया क्रोम टैब, विंडो एंड एंटायर स्क्रीन आया। हाँ, तो एंटायर स्क्रीन पर जब आप जाएंगे तो वहां पे नीचे एक स्क्रीन दिख रही होगी, वो स्क्रीन पे आपको क्लिक करना है। हाँ स्क्रीन दिख रही है ये। हाँ, उस पर क्लिक करेंगे तो हाईलाइट जैसी हो जाएगी, उसमें कलर जैसा। एंटायर स्क्रीन किया तो शेयर आया, हाईलाइट हो गया शेयर। हाँ, तो आप शेयर पे क्लिक कर दीजिए। शेयर को क्लिक करें पर नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा। क्या क्या कह रहा है क्लिक करने पे? अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते हैं। ओहो, शायद कुछ स्क्रीन का इशू आ रहा होगा, पता नहीं। ये होगा नॉर्मल होगा वैसे ही। अगर आप विंडो में जाएंगे, क्या आपको विंडो में जाके कुछ दिख रहा है? नहीं, फिर ये पावर पॉइंट में था ये। अब वो पावर, एक बार आप विंडो में जाइएगा, एंटायर स्क्रीन के बगल में विंडो था ना। हाँ हाँ, विंडो भी है, विंडो है, विंडो में आपको दिख रहा है कहीं पावर पॉइंट? एक तो उसमें गूगल क्रोम या मीट गूगल आ रहा है। हाँ, मीट आ रहा होगा, उसके बगल में कुछ पावर वो दिख रहा है, वो पावर पॉइंट दिख रहा है उसके बगल में? नहीं दिख रहा है। तो एक बार आप पावर पॉइंट ऑन कर दीजिएगा, ऑन करेंगे तो दिख जाएगा अपने लैपटॉप। हाँ, ये पावर पॉइंट ऑन किया, दिख रहा है कुछ? नहीं, आपने पावर पॉइंट ऑन किया, अब आप यहाँ फिर से आइए, यहाँ पे आप फिर से विंडो के अंदर देखेंगे तो पावर पॉइंट दिखेगा। मैं बताता हूँ, धराली का केस हुआ है, फिर भी लोग बोलते हैं कि हमारे पॉलिसी मेकर स्टेट कमिटेड टू वर्क ऑन क्लाइमेट चेंज में हम कमिटेड हैं काम करने के लिए, लेकिन यहाँ धरती में हालत खराब है।
इसके बाद में आता हूँ फॉरेस्ट फायर में। फायर जो है 3 किस्म की होती है। एक तो नेचुरल फायर होते हैं, जैसे बिजली गिरी, बोल्डर गिरे तो उससे चिंगारियां पैदा होती हैं। दूसरा होता है बहुत गर्मी पड़ गई तो हीट जनरेट होती है, तब आग लगती है। तीसरा इंसानों के द्वारा मैन मेड फायर, वो जैसे गांव वाले लगा देते हैं, शिकारी लोग लगा देते हैं, जंगलों में शिकार अनऑथराइज शिकारी हैं, वो शिकार को पकड़ने के लिए आग लगाते हैं। कभी कभी गलती से फॉरेस्ट वाले बीड़ी सिगरेट से भी लगा देते हैं। ये भी बड़ा एक मुश्किल है। तो पिछले 2 साल पहले 7-8 लोग मरे थे अल्मोड़ा बिनसर में, बड़ा फायर का बड़ा केस हुआ था। और उसमें भी इस धामी जी ने भी एरियल सर्वे किया था, लेकिन इस बार फिर वैसी हालत है। और इसके बाद हमारे जानवर जो है, कस्तूरी मृग अब खत्म होने के कगार में है। आप धर्मघर के पास महरोड़ी ऊपर जो है एक कस्तूरी मृग का पार्क है, वहीं देख सकते हो। जंगलों में तो खत्म हो गए। हमारे हिमालय में जो स्नो लेपर्ड होते थे वो खत्म हो गए हैं, इक्के दुक्के बचे हैं। और हमारे पहाड़ में जो शेर होते थे, लोमड़ी, वो खत्म हो गए हैं। और ऊंचे पहाड़ी में याक जो थे, याक खत्म हो गए हैं। और तो और हमारे यहाँ एक हिमालयन मार्मोट गूस करके, वो खत्म हो गए हैं। हमारे यहाँ गिद्ध जो है ये खत्म हो गए हैं। गौरैया जो है घरों की चिड़िया, वो विलुप्त होने के कगार में है। पहाड़ के जो बड़े कौवे थे वो खत्म होने के कगार में है। एक ऊंचे हिमालय में बगैर पूंछ की चूहा होता है, वो भी कगार में है खत्म होने के। और जानवरों के लिए ऊपर चरागाह नहीं बचे हैं, वो भी खत्म होने के कगार में है। तो सरकार, ये बहुत सारी विपत्तियां हमारी धरती में हैं। अब इसमें क्लाइमेट एक्शन जो है, समुद्र के लिए पॉलिसी बनी हुई है, डीप ओशन मिशन बना हुआ है, मरीन प्लास्टिक और लिटर प्रिवेंशन मैनेजमेंट, वहां कचरा न फेंकें। ओशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, लेकिन वो भी इंसानी है। लेकिन कॉमन जनता को भी जो है सुधरना बहुत जरूरी है। वो कचरा केवल कचरे के डब्बे में डालें, समंदर में न डालें। इंडस्ट्रीज का जो पानी है वो बाहर न फेंकें, उसको इंडस्ट्री के अंदर ही उसको मंथन करके उसको सिंचाई के लायक बनाएं। और हर सिटीजन नागरिक का कर्तव्य जो है हम लोगों ने निभाना चाहिए। ये धरती माता को बचाने के लिए हमारा भी कर्तव्य है। हम गंदगी न करें, वही बड़ी योगदान होगा। तो सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए रामचरितमानस में जब आप अरण्य कांड का वर्णन पढ़ेंगे, तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है कि भगवान राम जब फॉरेस्ट में रहे, पर्णकुटी बनाई, तो उन्हें नेचर से, नदियों से, पहाड़ों से, जंगलों से, पेड़ों से तो बहुत कुछ सीखा और उनके साथ बड़ी मित्रता से रहे। और लक्ष्मण और राम सीता के जो इतने वर्ष जंगलों में गए, तो बड़े उन्होंने वातावरण का भी अध्ययन किया, क्लाइमेट रेगुलेशन और मनुष्यों का वेलबींग के लिए, अच्छाई के लिए क्या क्या हो सकता है। पंचवटी में उन्हें बहुत सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। आप अरण्य कांड को पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा आपको। और इसके अलावा जो है, भगवान राम ने जो है सबकी प्रॉस्पेरिटी हो, जंगलों से सब पुष्पित हो, फलें फूलें। और दादागिरी से जंगलों को न आग लगाएं, न खोदें, उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें, जैसा आज हमारे यहाँ हो रहा है। और बड़ा बैलेंस जीवन हो और डेवलपमेंट हो। धरती से उतना ही निकालिए जितना जरूरत है, और उसकी जगह पर 2 पौधे और लगाइए। उन्होंने बड़े सिंपल लाइफ जंगल में जी और एनवायरनमेंट को बचाया। और मॉडर्नाइजेशन के तौर पर उनने क्या कंजम्पशन हो सकता है वो भी वर्णन किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हमको नागरिक कर्तव्य के अंदर करने चाहिए। इसके अलावा आपने, जब हनुमान जी ने लंका दान किया था, मैंने आपको कई बार बताया, उनने 49 किस्म की वायु निकाली थी जब लंका जल नहीं रही थी। तो किस हवा से सोना किससे पिघलेगा, पत्थर किससे पिघलेंगे, लकड़ी किससे जलेगी, ये सारी चीजें उन्होंने उतनी किस्म की हवाएं ला के लंका को जब दहन किया था, तो बहुत सारी विषैली गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब गैस भयंकर आग लगी तो गैस निकलने लगी, तो हनुमान जी
आकाश को अट्टहास करी गर्जा कभी बड़ी लागा आकाश करके आसमान को चले गए। तो ये हवाएं जो थी 7 मुख्य हवाएं थी। वो हवाओं का नाम है प्रवाहा, आवाहा, उद्वाहा, समवाहा, विवाहा, परिवाहा, परावाहा। ये 7 किस्म की हवाओं के हर एक ब्रांच की 7 ब्रांच थी। 7 सत्ता 49 हवाएं। ये ज्ञान पुत्र होने की वजह से हनुमान जी को ये नॉलेज थी और उन्होंने उतने किस्म की हवाएं लंका को दहन के लिए आह्वान किया। भगवान राम का परमिशन लेके आह्वान किया और लंका दहन हुआ। उसके बाद वो आसमान को उड़ के दूर जाके समंदर में जो है कूद गए अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए। उसके बाद वो अशोक वाटिका में गए, माँ सीता से परमिशन लेके फिर वो वापस आए थे। तो ये भगवान लॉर्ड हनुमान जी जो थे बहुत बड़े आपके पर्यावरणविद थे। यहाँ तक हमारी साइंस अभी नहीं पहुंची है। जो हमारे वायुमंडल में कॉस्मिक रेज है उसका सारा ज्ञान हनुमान जी को था। तो ये चीजें भी जानने की जरूरत है। और हमारे हनुमान चालीसा में लिखा है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। वो संजीवनी बूटी क्या थी अभी तक हम खोज नहीं पाए हैं। तो द्रोण पर्वत को हनुमान जी जब उठा के ले गए तो डेफिनेटली आज वहां जाएंगे तो ऐसा लगता है पूरा पहाड़ उखाड़ के ले गए, वहां गड्ढा है। जब ये मल्लारी से आगे जाते हैं तो वो दवा भी हमको खोजने की जरूरत है। हमारा साइंस, हमारा विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा है और ये भी पर्यावरण का ही एक पार्ट है, हमने देखना चाहिए। और इसके अलावा जो एक्शन है, अब जंगल तो कट रहे हैं लेकिन घरों में जरूर आप चौड़े पत्ते वाले कुछ पौधे लगाइए, इंडोर पौधे। चौड़े पत्ते इसलिए कि उनमें स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, छेद, तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करके मिट्टी में डालेंगे। हम तो बाजार में दुकानदारों से भी कह रहे हैं कि हर दुकान के आगे खाली दुकान से धन अर्जित मत करो, कोई वायु जो है प्राण वायु प्रोड्यूस करो। दुकान के आगे 2-2, 3-3 गमले लगाइए, चौड़े पत्ते वाले लगाइए और जिससे वायु मिले, प्राण वायु मिले। वायु है तो प्राण है, प्राण है तो तब जीवन है। ये भावना जब हम सोचेंगे, प्रत्येक दुकानदार, प्रत्येक नागरिक घरों में जिसको जहां जगह मिले पेड़ पौधे अल्टरनेट जो है सोचना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा जीवन जो है बड़े मुश्किल में है। और जो ये हमारे मैंने 3 पक्षियों का इसमें हाथ पकड़ के देखा। ये पेंगुइन है अंटार्कटिका के। हमारे एक मित्र थे दिलीप उप्रेती एनवीआरआई में, वो पहला एक्सपीडिशन जब इंडिया से अंटार्कटिका में गए, उनका शिप जहां रुका तो सारे पेंगुइन पक्षियां इकट्ठे हो गए एक साथ आगे डिफेंस के लिए। जैसे वार डिक्लेयर कर दिया उन्होंने ह्यूमन के प्रति। तो ये सीख भी हमने सीखना चाहिए, सारे यूनाइट हो गए। ऐसा यूनाइट होके हमने भी पर्यावरण अपना बचाना है। अपने घर का कूड़ा नियमित रूप से गड्ढे में डालना है, खाद बनाइए, जगह जगह ना फेंकें। जहाँ से जितना जिससे हो सके इंडस्ट्री में पॉल्यूशन ना हो, सड़कों पर रोड अच्छी हो और अनाप शनाप जंगल न काटें, खोदें नहीं धरती को। तो सारी चीजें महात्मा गांधी कहते थे कि जितनी आवश्यकता है नीड के लिए लो, ग्रीड के लिए नहीं, लालच से मत उखाड़ो धरती को। तो वो हमने करना है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपना व्याख्यान खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और मैं आता हूँ मुख्य लाइन पर। प्रश्न आपका कोई हो तो जरूर। आप दिखा नहीं पाया, मैंने बहुत बढ़िया स्लाइड, बहुत मेहनत करी थी। पूरे ग्लेशियर से लेके आदि कैलाश, ओम पर्वत और पूरे मुंशियारी, बद्रीनाथ, मल्लारी पास और ये नीलांग वैली, उत्तरकाशी के सारी फोटो लगाई थी। बट अब कभी दिखाऊंगा वैसे, अब जब भी मौका कल भी है, कल नहीं तो कल ट्राई कीजिएगा। अब मैं किसी से पूछूंगा, ये तभी होगा फिर। आप एंजॉय करते हैं। आज ये ओपन यूनिवर्सिटी में मैंने लोगों को देखा, बच्चे इतने खुश हो गए और सारा देख के, अरे हमने ऐसी चीज देखी नहीं थी। तो वहीं से मीडिया वाले आगे, कोई रेडियो वाले आगे हमको रिकॉर्डिंग, तो मैंने मेरे पास टाइम नहीं है ये रिकॉर्डिंग के लिए, अब अंदर से का काम रहते हैं।
तो बहुत बढ़िया स्लाइड बनाए थे। मैंने दुर्भाग्य है कि आपको को देखा नहीं पाया, देखते तो बहुत अच्छा लगता है। कुल मिला के पर्यावरण किसी सरकार का या व्यक्ति विशेष का काम नहीं, सभी का काम है पर्यावरण बचाना, और हम सबको मिलजुल के ही जब करेंगे तभी होगा। और उत्तराखंड तो ऐसी धरती है, यहाँ नीचे तराई से लेके ऊंचे पहाड़, सारी चीजें हमारे यहाँ सर्व संपन्न है। हम लोग केवल मैनेजमेंट हमारा गड़बड़ा गया है। अगर हम ढंग से मैनेज करें तो हम यहाँ से पानी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अरे हल्द्वानी बायसपुर में लगाना जरूरी थोड़ी है, पानी का मशीन है, मिनरल वाटर वहां लगाइए, आप मुनस्यारी में लगाइए, धारचूला में लगाइए, और वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो नीचे को। तो ये चीजें हमने सोचनी है। और छोटे मोटे उद्योग मैंने जैसे आलू का बताया, चूक का उन्हें पिठिया बनता था, कई चीजें थी। एक मिनट, कोई आया, मैं भी आलू करता हूँ, एक मिनट। बहुत सुंदर व्याख्यान आदरणीय डॉक्टर कोई आ गई है, घंटी बज गई। स्वागत। तो कुल मिला के हमारा उत्तराखंड बहुत संपन्न है। हमको एक अच्छा मैनेजर चाहिए, हम ये कहते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं देते हैं। जैसा घर मैनेज करना होता है, फैक्ट्री मैनेज करनी होती है, वैसा अपना प्रदेश, ये छोटा सा प्रदेश है, इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हमारी निगाह अच्छी होनी चाहिए। तो ये संपन्न प्रदेश है, सब कुछ है यहाँ पर। कुछ प्रश्न हो तो बोलिएगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति डॉक्टर कालाकोटी जी, बहुत आभार, धन्यवाद। आपकी बहुत विस्तृत जानकारी इस माध्यम से मिली। अब मुझे मौका मिला 2016 में पूर्वी भारत की तरफ मैं गया था। उसमें 16 दिन का प्रवास पर था वहाँ पर, और संस्कृति विभाग की 16 लोगों की टीम गई थी। तो उसमें मैं भी शामिल था, और 29 डिपार्टमेंट के साथ हमारी मीटिंग्स थी, और जगह जगह जाना हुआ। एक हफ्ता हम शिलोंग में रुके। आगे मवई गांव आता है, जो भारत का सबसे स्वच्छ गांव है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ के लोग मिल कर के अपने गांव की स्वच्छता करते हैं। इतवार के दिन और लास्ट डे को ऐसे मिल करके सब लोग अपने अपने घर से झाड़ू लेके आते हैं। और जिस दिन हम उसको देखने गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर वो लोग सफाई कर रहे थे। वो बड़ा एक वो दृश्य देखना ही एक बड़ा प्रेरणास्पद क्षण था। तो मुझे ये लगता है कि लोग अगर सामूहिक रूप से अपनी सहभागिता अगर निश्चित करें, अपने क्षेत्र को, गांव को, और अपने रास्तों को, जल स्रोतों को, उसके संरक्षण के लिए आगे आते हैं, तो एक बहुत बड़ा कदम होगा। और जन जागरूकता ही एक मुख्य इसमें भूमिका निभा सकती है। तो मुझे लगता है इसमें मेरा भी कुछ मुझे कहना है आपसे। स्वागत। अगर परमिशन हो तो मैं स्वागत आदरणीय। तो जैसा अभी जोशी जी ने कहा कि गांव में देखा, तो मेरे गांव में जो कि गरुड़ के पास है भेटा में, मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर हो गए थे, कैप्टन से, उसमें रिटायर होके गांव आ गए। तो मैं 2 साल गांव में रहा हूं, और उस बीच में हमने देखा हर इतवार को हम सब बच्चे और गांव के बुजुर्ग लोग फावड़ा बेलचा लेके गांव के भ्रमण में निकलते थे। ये सन 56-57 का समय था। उस समय घरों में लेटरिन नहीं होती थी, तो गांव वाले अक्सर खेतों के किनारे, कहीं रास्ते के उधर वो बैठ के अपना मल का त्याग करते थे। तो जिसके घर के पास हुआ उसको बुलाते थे, यार बोल देख तेरे घर के सामने ऐसा हो रहा है, ठीक नहीं करे, तू थोड़ा एक कोने में हो जाए, गड्ढा खोद, गड्ढे में उसने टाट लगा देना, वहां पे घर के बच्चे उसमें जाएंगे। तो ये काम हमने, जब मैं 7-8 साल का था, तो हमने किया खुद अपने हाथ से, बेलचे से उनका जो ह्यूमन वो होता है वो उठा के उस पे मिट्टी डालते थे, और साथ ही साथ गाड़ से पत्थर लाते थे हम लोग, लाके हम लोगों ने ग्वेड बनाया है गांव में। तो ये कार्य जो है 2 साल तक बहुत अच्छा चला। फिर बाद में वो पिताजी को
यानी रेलवे में सिक्योरिटी अफसर का जॉब मिल गया तो हम लोग फिर गांव से ऐसे निकले कि मतलब पूरे निकल गए। लेकिन उस समय 57-58 में हमने खुद किया, अपने हाथ से किया गाँव। और अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, हाँ, बहुत ज्ञान की बातें, और उन्होंने सॉल्यूशन भी बताए। तो मैंने भी कुछ इसमें 4 लाइनें लिखी हैं, तो आपका आदेश हो तो मैं वो लाइन पढ़ना चाहूंगा। स्वागत स्वागत। ये आपने तो बहुत ही विषयों पे बहुत बोला है, उसको मैं उतना तो नहीं आ सकता है। 4 लाइनों में जो कुछ मेरी जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से मैंने कहने की कोशिश करी है। तो इसको मैंने गीत के रूप में लिखा है। गंगा बहती रहे, निर्मल बहती रहे, गंगा बहती रहे, निर्मल बहती रहे, पाप तारिणी मोक्ष दायिनी सुधाहारिणी जय गंगे। गंगा बहती रहे, निर्मल बहती रहे, जीवन का आधार है गंगा, संस्कृति का सम्मान है गंगा, जीवन का आधार है गंगा, संस्कृति का सम्मान है गंगा। कोटि कंठ गूंजे अंबर में, कोटि कंठ गूंजे अंबर में, प्रतिपल गीत मधुर रे, गंगा बहती रहे, निर्मल बहती रहे, पाप तारिणी मोक्ष दायिनी सुधाहारिणी जय गंगे। गंगा बहती रहे, निर्मल बहती रहे, नालों के जल का हो शोधन, नालों के जल का हो शोधन, नदी में शव का बहना रोको, नालों के जल का हो शोधन, नदी में शव का बहना रोके, प्रदूषण रोकेंगे मिलकर, अतुलित घोष करें, गंगा बहती रहे, निर्मल बहती रहे, गंगा बहती रहे, प्लास्टिक के उपयोग को रोको, प्लास्टिक के उपयोग को रोको, नदियों में मूर्ति विसर्जन रोको, प्लास्टिक के उपयोग को रोको, नदियों में मूर्ति विसर्जन रोको। अच्छा, इसमें संत पंडित ज्ञानी जी आओ, संत पंडित ज्ञानी जी आओ, फादर और मौलवी आओ, संत पंडित ज्ञानी जी आओ, फादर और मौलवी आओ, स्वच्छ रहे नदियाँ और सरोवर, स्वच्छ रहे नदियाँ और सरोवर, ऐसी जुगत करें, गंगा बहती रहे, गंगा बहती रहे, निर्मल बहती रहे, पाप तारिणी मोक्ष दायिनी सुधाहारिणी जय गंगे। गंगा बहती रहे, निर्मल बहती रहे, गंगा बहती रहे, निर्मल बहती रहे। धन्यवाद। एक छोटा सा मेरा प्रयास था, बहुत कुछ बातें नहीं आई, लेकिन आम जनता के लिए एक कुछ इसमें है। अगर इतना हम कर दें, प्लास्टिक को कचरा में न करें, मूर्ति विसर्जन बंद कर दें नदियों में, तो काफी कुछ हमारी कम से कम पानी की समस्या सुधर जाएगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्रशेखर लोहानी जी। एक मिनट जोशी जी, ये जो आपने कहा ना पहले से हम श्रमदान करते खड़ंजा बनाते थे, ये 1978 तक था। जब ये ग्राम प्रधानों का चुनाव जब से आया तब से विकृति आ गई हमारे गाँव में। पहले चुनाव नहीं होते थे, जो गाँव में कोई बुजुर्ग आदमी हो, संपन्न आदमी, उसको ग्राम प्रधान बना देते थे। वो समदर्शी होता था, अच्छे काम करता था और सज्जन आदमी को बनाते थे। लेकिन चुनाव आने के बाद ये हरे गरे सब आने लगे, इससे हमारे यहाँ जो है दुश्मनी बढ़ गई है। ये भी कारण है पतन का। आदरणीय मेरा एक प्रश्न है, आदरणीय चंद्रशेखर जो लोहानी जी, हमारे गांव के बगल में भेटा गांव है, तो आप भेटा गांव से हैं, उसके बगल में दर्शानी गांव है, मेरा गांव है दर्शानी। तो जैसे अभी उनने शेयर किया था,
तो मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो नेहरू युवा क्लब बना था हमारे यहाँ, मैं अध्यक्ष था उसका। और उसमें हमारे गांव के करीब 10-12 लड़के ऐसे, हमारा ग्रुप इतना एक्टिव ग्रुप था कि हम यहाँ के नौलों को सफाई करना, चूना लगाना, रास्ते साफ करना, ये हम करते थे, हर छुट्टी में करते थे। और आपको मैं बताऊं कि भेटा और दर्शानी के बीच में जो पटवारी क्वार्टर है उसके बगल पर और एक थोड़ा सा छोटा जंगल जैसा देखते हैं, तो वो हमारे नेहरू युवक क्लब के द्वारा हम सब ने गांव के सहयोग से वो लगाया है। वो बजाणी जो है उसमें फिर बाद में फॉरेस्ट ने भी उसमें मदद की थी, तो आज बहुत बड़ा जंगल हो गया है वो चारागाह हुआ करता था उस समय। तो नेहरू युवक क्लब के उसमें हमने मंदिर भी बनाया, और ये सब सहभागिता का एक उदाहरण है। लेकिन अब ये समाज से ये श्रमदान की जो भावना है वो समाप्ति ही होगी लगभग, ये बहुत कम दिखाई देता है। बच्चों को समय नहीं है, पहले परिवार में बच्चे भी कम हैं, फिर वो बड़े संरक्षित हैं, उनको बड़ा हमारे ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है और इधर उधर कहीं नहीं जाना है, कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं बच्चों के साथ। तो थोड़ा सामाजिक बदलाव तो आया है। तो धन्यवाद। और आदरणीय चंद्रशेखर लोहानी जी के अनुज हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहानी जी, कल उनको हम सुनने वाले हैं। उनका बहुत बड़ा अनुभव है और पूरे गंगा के इस स्वच्छता अभियान में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो कल हम उनके व्याख्यान का लाभ लेंगे। पर्यावरण, गंगा और नदियों के संदर्भित उनका एक बहुत बढ़िया हम लेक्चर सुनेंगे। सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा कि सब लोग इसमें आएंगे, और मैंने ग्रुप में भी थंबनेल शेयर किया है। तो लोनी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर BS कालाकोटी जी का। आदरणीय तिवारी जी कुछ कहने वाले हैं। सर स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। पहले तो मैं डॉक्टर कालाकोटी जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने स्थल पर जा करके जो है इतनी जानकारी जो है पर्यावरण की जुटा रखी है और उसकी समस्याओं को समझा भी है, परंतु इसको तवज्जो कहीं मिले, जो लोग इसको नीति बनाने वाले लोग हैं, अगर उन लोगों के दिमाग तक ये बात पहुंच जाए और वो इस पर इम्प्लीमेंट करें तो बहुत कुछ। लेकिन हम लोग ऐसे विरोधाभास में रह रहे हैं इस समय। एक और तो हम कहते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोको, दूसरी ओर हम जो है प्लास्टिक को इतना ज्यादा बना रहे हैं, देश में प्लास्टिक की चीजें इतना बना रहे हैं कि उसको हम रोक ही नहीं रहे हैं। वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि नशा पान है, एक तरफ से हम नशे के विरुद्ध बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो है नशे की दुकानें जगह जगह खुल रही हैं। तो ये सबसे बड़ी वो दिक्कत है। जो पहले के लोग थे वो जबकि हमारी तरह किताबें पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उनका जो मैनेजमेंट था वो प्रैक्टिकल था, और उन्होंने जितनी भी चीजें बनाई, अपने घर भी बनाए तो ऐसी बनाए जो बाद में मिट्टी बन जाते हैं। हमारे सारे घरों की जितनी चीजें थी वो बाद में एक समय में मिट्टी बन जाएगी, लेकिन अब प्लास्टिक की चीज मिट्टी बनेगी नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि भौतिकवाद ने हमें विरोधाभासी समाज में जीने के लिए या विरोधाभासी परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर किया है। तो अगर प्लास्टिक बनना बंद हो जाए और इधर जो है नशे की चीजें बंद हो जाएं, तो अपने आप ही सॉल्यूशन निकल जाएगा। और लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। भाई आदमी एक जगह का खर्चा दूसरी जगह करेगा। पहले के लोग क्या खर्चा नहीं करते थे? यदि बुरी चीजों में नहीं करेंगे तो अच्छी चीजों में करेंगे, अपने आप ही उसके लिए नया रास्ता ढूंढेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसा है ना, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, 5 अप्रैल को एक MBPG कॉलेज में बड़ी मीटिंग हुई है प्रबुद्ध जनों का। तो करीब 350 लोग थे। तो बड़े लोग आए थे देहरादून से, प्रांत स्तर के लोग, बड़े भाषण दिए उन्होंने, बहुत अच्छी बातें कही। तो फिर जनता से पूछे गए, भाई किसी से कुछ प्रश्न है तो बताओ, पूछो। कुछ महिलाएं आई, उन्हें अपनी बातें करी। तो एक फौजी उठ गए, उन्होंने कहा सर आपके यहाँ इतना भ्रष्टाचार है हमारे उत्तराखंड में, चाहो तो मैं नाम गिना दूं। तो साहब ने उत्तर दिया ऊपर से कि आप चुन के ऐसे लोगों को क्यों भेजते हो, जनता की बेवकूफी है। कुल मिला के जनता के ऊपर ही आ रहा है। अब लगा लीजिए, अब क्या कहेंगे, किसको कहेंगे अब? कुल मिला के जनता बेवकूफ है। जन्नूदा बोलते थे गांधी जी के 3 बंदर, जो जनता को जो है मूक बना दिया, मुंह में हाथ रखे बंदर, एक बंदर, वो जनता हो गई, गोंगी हो गई जनता। ये है मुसीबत। तो इसलिए हम किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है, बट जो अच्छा आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, जो पॉलिसी जानता हो, चीजें जानता हो, उसी को भेजना चाहिए जनता का। ये जाति पाति और दल से ऊपर उठ के होना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। लेकिन वहां जाके तो सब एक जैसे हो जाते हैं, किसी को भेज दो आप। बहुत सुंदर। ये प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक व्यावहारिक सत्य है
और व्यावहारिक सत्य पर आने पर सारी सरकारें खत्म हो जाती, उनके वोट बैंक खत्म हो जाते हैं, इसलिए व्यावहारिक सत्य को कोई नहीं देखता है। और वैसे मेरा मानना है जन भागीदारी, आम आदमी, आम ग्रामवासी, आम दुकानदार अगर इस बात को सोचेगा तभी ये चीज इम्प्लीमेंट हो पाएगी। ये सरकार के बूते में ऐसा बड़ा आंदोलन बड़ा मुश्किल है। ये पूना शहर में सर, कालाकोटी जी शायद आप आए होंगे, पूना शहर में ऐसा है, यहाँ पे शहर के बीच में जितने बरगद के पेड़ हैं मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखे। ऐसे ऐसे पेड़ है जिनकी ब्रांचेस कम से कम 40 फीट तक जा रही है, नीचे जो रूट्स है 40 फीट तक जा रही है। और यहाँ पे मेरे घर के पास में यहाँ से पूना के लिए रोड चौड़ी होनी थी, तो कारपोरेशन ने 130 पेड़ चुने थे जो कटने थे। तो यहाँ की जो सोशल ग्रुप है लोगों का, सामाजिक लोगों का, वो उन्होंने बोला नहीं आप हमको एक मौका दीजिए, हम डिसाइड करेंगे, आप हमारे साथ बैठिए। तो वो उसके कॉर्पोरेट के साथ वो लोग बैठे, तो वो 135 की लिस्ट जो है 25 पे आके रुक गई। उन्होंने कम से कम 100 पेड़ बचा लिए। उन्होंने बोला यहाँ पे आप इस रोड को थोड़ा सा 4 फीट इधर कर दो और ये जो पेड़ है इसको उखाड़ के 10 फीट उधर साइड में कर दो। यह करने से 135 की लिस्ट जो 25 में आ गई। तो ये अगर लोग जागृत हैं, इसमें डिवोटेड, बहुत ही डिवोटेड लोग चाहिए जो कि अपने काम करें ईमान, बिना किसी रिवार्ड की चिंता किए हुए, तभी हो सकता है। महाराष्ट्र में ऐसा है ना, जहाँ भी सोसाइटी बनती है थोड़े बीच में एक पार्क भी जो होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सीनियर सिटीजन शाम को सुबह वॉकिंग कर सके। ये कंसेप्ट हमारे हल्द्वानी, देहरादून, काशीपुर कहीं पर भी नहीं है। बिल्कुल महाराष्ट्र में कंपलसरी है, मुंबई हो, पुणे हो, औरंगाबाद हो, ये सब जगह है वहाँ। और जहाँ पे नई सोसाइटी बनती है, जब वो पूरा फिनिश होते वहां पे 15 फीट के ऊंचे पेड़ तैयार हो जाते हैं। 15 फीट वो सैपलिंग लेके आते हैं, 5-5 फीट 8-8 फीट की सैपलिंग लेके आते हैं। तो जब तक वो सोसाइटी हैंडओवर होती है कम से कम 15-15 फीट के पेड़ हो जाते हैं। तो ये ऐसा, ये पब्लिक, हमारे कॉर्पोरेटर्स हमारे और उनके ऊपर आम जनता का दबाव होगा, वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ये बात। और किसी का कोई प्रश्न हो हसमुख जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर कालाकोटी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को दी, बहुत अच्छा लगा। हमने पढ़ा है, कई पुस्तकों में पर्यावरण के बारे में पढ़ा है, लेकिन आपने विस्तार में पूरे उत्तराखंड का और सारे विश्व का जो हमें परिचय दिया है इस संबंध में, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, मदन जी भी हमारे रेंज ऑफिसर से रिटायर हुए हैं पिछले साल। ये बहुत बड़ा पर्यावरण में नर्सरी बनाई, पर्यावरण में काम कर रहे हैं। कुछ सुझाव और कुछ प्रश्न मदन जी? नहीं सर, आपने सब कुछ कह दिया है। आपका आशीर्वाद रहे। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, इस साल जैसे आपने सेमल की बात की, मैंने सेमल पे इस साल बहुत स्टडी की। लगभग मैंने 400 पेड़ों का मूल्यांकन किया, जिसमें से कुछ 20 पेड़ों पे फूल फ्लावरिंग देखा, और फ्लावरिंग के बाद फूल आने के बाद पूरा गिर गया, उसमें कोई भी जो सीड कॉर्न बिल्कुल नहीं बना। ये मेरा इस साल का ऑब्जर्वेशन है जो मैं अभी कर रहा हूँ। बाकी और आपको पता है मैंने बहुत सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन प्रयास है, जारी प्रयास है। आप लोगों के सपोर्ट सहारे से हम लोग कोशिश करेंगे, हार नहीं मान रहे भी। ये सेमल का ऐसा है ना, सेमल के एक ही पेड़ में हजारों सीड निकलते हैं, तो सेमल के ही जंगल क्यों नहीं हो गया, आप सोचिए। ये प्रकृति का नियम है। उसका जो बीज गिरते हैं उसमें अंदर से खाते हैं, कुछ लोग चींटियां खा जाती है, कुछ स्टेराइल होते हैं, और कुछ लोग इकट्ठा करके रुई इकट्ठा करते हैं, तो उसके जनरेशन 5% से ऊपर नहीं है, इसलिए वो ज्यादा नहीं फैले, नहीं तो उनमें हजारों सीड निकलते हैं। और कोई पेड़ स्टेराइल हैं। सीड इस बार बना ही नहीं, फूल के बाद से खत्म हो गया। ये क्लाइमेट का है, जैसे मैं बताया ना, तो ये कछुए की बात बताया, 31 डिग्री के ऊपर जा रहा है तो केवल मेल बच्चे पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल 27 के नीचे आ रहा है तो केवल फीमेल बच्चे हो रहे हैं। तो कछुआ जो है बड़े खतरे में है। जो समंदर का बालू का जो टेम्परेचर बढ़ गया है, घट गया है, बिल्कुल ऐसे ही पेड़ पौधों का भी हो रहा है।
क्योंकि सेमल में क्या हुआ, फूल तक तो आया वो, फूल क्योंकि बहुत कम पौधों में फूल तक आया, फूल के बाद एकदम वो गिर गया क्योंकि उसमें सीड कोन बना ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, रामनगर ढेला में जो है एक ही सेमल के पेड़ में 60 मधुमक्खी छत्ते देखे मैंने, एक पेड़ में 60 छत्ते रहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मधुमक्खियां ही चट कर गई हूँ उसके पराग को पूरा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और सेमल के फूल के अंदर बहुत शहद होता है। आपने बचपन में खाया कि नहीं खाया? सेमल का फूल हमने खाया है बचपन में। तो बड़ा सकुलेंट होता है, मीठा भी होता है। स्कूल से आते थे 4 बजे, रास्ते में बड़ा पेड़, उसके पत्थर मार के फूल गिराते थे, उसको खाते भी थे हम लोग। तो उसमें शहद भी होता है, तो इसलिए मधुमक्खियां उससे ज्यादा अट्रैक्ट होती है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी मिली। और यहाँ पर हमारे आसपास में जैसे आलू बुखारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आलू बुखारा की मतलब पौध हमको दिखाई नहीं देती है, वो जो खटाई हम करते थे उसको। और उसके साथ में बाबीला होता था, बाबीला जैसे झाड़ू बनाते थे, वो बाबीला भी घास नहीं दिख रही है। और यहाँ जो है हम लोग इस घास का थोड़ा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो हम ये सीख वाले झाड़ू को के पूर्वी भारत से आ रहा है हमारे पास, लेकिन ये हम इसके कोई विकल्प नहीं दे पाए। और इधर आपके जो बुरांस है, बुरांस को उसका डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसा विशेष रिसर्च यूनिट नहीं है हमारे पास। कोई नर्सरी ऐसी स्थापित नहीं हो पा रही कि जिससे इनको संरक्षित किया जाए। और तो इस प्रकार की योजना अगर वन विभाग, उद्यान विभाग मिल करके कुछ ऐसा करें जिससे यहाँ के पर्यावरण में इन फल फूलों का कम से कम संतुलन बना रहे, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। हालांकि बातें बहुत सारी हैं और हमारे आसपास बहुत सारे बदलाव ऐसे हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं इसको। और इसमें मुझे लगता है कि नर्सरियों की स्थापना और उनका विकास और उनको संरक्षण देना, हमारे ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों के स्तर से ऐसे कम से कम नर्सरियाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हों और उसके लिए कोई नीति बननी चाहिए और प्रमाणिक। आलू पोखरा तो सर आलू पोखरा कहाँ मिलेगा? आलू पोखरा वाला बेल्ट में तो पूरा रिजॉर्ट बन गए हैं ना। आप रामगढ़ से मुक्तेश्वर का बेल्ट देखेंगे, पूरा जो भी जहाँ आलू पोखरा होता था या जो भी हमारे खुमानी हो रही थी, वो हो रही थी, सब तो खोद डाले पूरे ना। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। हालांकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी फसल होती थी, इसकी बहुत अच्छी मतलब टेस्टी होती थी वो, लेकिन आजकल है ही नहीं लोगों के आसपास ऐसी ना, वो संरक्षित किया ही नहीं लोगों ने, सब काट डालें। तो अब वो बीज ही देखना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं चाह रहा था कि एक आलू बुखारा का पेड़ अपने पास रखता है, लगाता है उसको, लेकिन अब मुझे उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा कहीं से, है ना। तो ये उपलब्ध, अगर कालाकोटी जी कहीं उपलब्ध हो तो मुझे जरूर उपलब्ध कराइए। एक पेड़ में लगाना चाहूँगा आलू बुखारा, कम से कम एक पेड़, है ना। चलिए जोशी जी, हमारे घर में पुलम के पेड़ थे, 2 पुलम के। हाँ, बड़े बड़े पुलम लगते थे, अभी भी है शायद। हाँ। कभी जाऊंगा तो आपको दूंगा वहाँ। ये ऐसा है मोहन जोशी जी, मैं इसका उत्तर देता हूँ। जब हम कोई चीज बहुत उम्र हो जाती है, पेड़ों को कट ही जाते हैं, कहते थे पहाड़ में कट ही जाते हैं, तो उनके नए पौधे लगाने पड़ते थे। फिर या तो उसको आलू बुखारे को पुलम के उसमें कटिंग करते थे तो फिर और अच्छा होता था। और ये सब विद्याएं हमने छोड़ दी हैं, इसलिए मुसीबत आई है। नहीं छोड़ी इसलिए है कलाकोटी जी, मैं कुछ 1-2 साल 2-3 साल पहले गांव गया था, वहां जब मेरा अपने बोझे को मैं 2-4 पुलम खुआनी पेड़ लगे थे, नहीं खाली खेत पड़ी से बेटे क्या हम तू डबल खर्च कर, सब बाल रखे जानी है के जरूरत है लगो क्या करे। मैं कल रानीखेत से आ रहा था, निगलैंड में मैंने खुमानी पूछे तो खुमानी उसने 300 रुपए किलो बोले। देखिए, मैंने सोचा पहाड़ से आ रहा हूँ हल्द्वानी में 1-2 किलो खरीद ले जाऊंगा, फिर आधा किलो खरीदा। और प्लम बोला, प्लम 200 रुपए किलो। इतनी महंगाई हो गई, अब लगाइए। वो खुमानी को कोई पूछता नहीं था, ये हालत हो गई है। चलिए, अब इस ये क्या कहते हैं, निराशा में एक आशा का संचार गिरीश दाजू करेंगे। अब समय भी हो रहा है। कभी कभी आपकी एक हल्की मुस्कान जो है ना, मरुस्थल में जल की बूंद जैसी लाभदायक सिद्ध हो जाती है। थोड़ा मुस्कुराए करो, बड़ा आनंद आता है। तो चलिए मैं एक घटना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं एक कवि
सम्मेलन में जाना छी यो तुम्हार भीमताल में कवि सम्मेलन छी तो वहाँ जे असल में दिल्ली बैठी जो कविता पढ़न चाची जे एक संबंध में बात मैं ले जाना भूल गई अब चक्कर पड़ गए सब मेरा नाम पुकारो बीच में तो मेरे को चलो यार एक शायरी बोल दी जसले है सुन लिया लोग तो वो अपन आनंद फानंद में जो एक शायरी कमाल देखो कष्ट शायरी बोलने गिरदा गालीबल भरी महफिल में एक शेर मारो गालीबल भरी महफिल में एक शेर मारो डॉक्टर फुलेरिया जी हलवाड़ में हमारे हिस्ट्री जो प्रोफेसर सन बोल लगी अहिल हिटो अहिल क्या हो गिरदा खुद फिर कोण लगी मैं फिर कोण लागू गालीबल भरी महफिल में एक शेर मारो ये तो वो उदय किरोड़ा जो हमारे भाषा प्रसार कर रही वो कोण लगी यार गिरदा अहिला बनाओ रे तुमने एक के जगह अटैक करता तो यार अहिल उड़ के जी खेलती विधवा है ये बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। चलिए, आज का ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा और डॉक्टर BS कालीकोटी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय चंद्रशेखर लोहानी जी का अपने मार्गदर्शन के लिए कविता भी आपने प्रस्तुत की गंगा पर केंद्रित, और डॉक्टर निर्मल जी का, खिलानंद विजुलान सर, आदरणीय MS बिष्ट सर और आदरणीय हसमुख जी और प्रकाश चंद तिवारी जी, और पटल पर जुड़े हुए आदरणीय दिनेश पांडे जी और आदरणीय प्रकाश पोपने सर हैं शायद। तो आपको प्रणाम करता हूँ प्रकाश सर को, और धन्यवाद करता हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। अब कल भी कि आप सभी लोग जुड़ेंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल आदरणीय हेम लोहानी जी को हम जरूर सुनेंगे कल के कार्यक्रम में। आप सबसे मेरा निवेदन है सब लोग 7 से 8 बजे तक इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सबको धन्यवाद करते हुए कहता हूँ प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम।